नमस्ते। 1857 को हम अक्सर सिर्फ एक सैनिक विद्रोह की तरह देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा था। ये असल में 100 साल से सुलग रहे गुस्से, बेचैनी और बदलावों का एक ऐसा ज्वालामुखी था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव तक हिला दी थी। तो चलिए आज के सफर में हम यही समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ, वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस महाविद्रोह को जन्म दिया और कैसे इस एक घटना ने भारत में एक नए साम्राज्य की शुरुआत की। इस विद्रोह को समझने के लिए सबसे पहले उन नीतियों को समझना होगा जिन्होंने भारतीयों के मन में आक्रोश भर दिया था। और इनमें से एक सबसे ज्यादा विवादों में रही नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। प्लासी की लड़ाई के बाद करीब 100 साल का वक्त था, 1757 से 1857 तक। और इन 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी होशियारी से धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अच्छा, तो अंग्रेजों ने ये किया कैसे? उन्होंने अपनी पकड़ 3 अलग-अलग फेजेस में, या कह सकते हैं 3 चरणों में मजबूत की। पहले पड़ोसियों की रक्षा के नाम पर दखल दिया, फिर सुरक्षा देने के बदले में राज्यों की आज़ादी छीन ली और आखिर में खुद को ही सबसे बड़ी ताकत घोषित कर दिया। और लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इतनी बेरहमी से लागू किया कि आप देखिए, एक के बाद एक सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई बड़े बड़े राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ गए। जाहिर है, इससे पूरे देश में असंतोष की एक लहर फैल गई। तो जाहिर है, इस बढ़ते कंट्रोल का नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त गुस्सा। और इस गुस्से को हम 4 बड़ी वजहों में बांटकर समझ सकते हैं। अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो भारतीय शासकों को लग रहा था कि उनके साथ सरासर धोखा हो रहा है। उनकी संप्रभुता छीनी जा रही थी, उत्तराधिकार के नियम तोड़े जा रहे थे और उन्हें सरेआम बेइज्जत किया जा रहा था। नाना साहेब की पेंशन रोकना या रानी लक्ष्मीबाई को उनके अधिकार से वंचित करना, ये सब उसी अपमान का हिस्सा था। और आर्थिक मोर्चे पर तो हालात और भी बुरे थे। उनकी नीतियां ऐसी थीं कि उन्होंने जैसे ग्रामीण भारत की कमर ही तोड़ दी। भारी भरकम टैक्स, पारंपरिक काम धंधों की तबाही और खेती किसानी की अनदेखी। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग गरीबी और भुखमरी के जाल में फंस गए। अब सोचिए, सामाजिक और धार्मिक तौर पर क्या हो रहा था। लोगों के मन में ये डर बैठ गया था कि भाई, हमारी सदियों पुरानी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारा धर्म, सब कुछ खतरे में है। उन्हें लग रहा था कि एक विदेशी संस्कृति उन पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस सेना के दम पर अंग्रेज राज कर रहे थे, उसी सेना के अंदर भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव हो रहा था। उन्हें कम वेतन मिलता था, कोई प्रमोशन नहीं था, और तो और उनसे ऐसे काम करवाए जा रहे थे जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थे। तो अब तक 100 साल की शिकायतें एक बारूद के ढेर की तरह जमा हो चुकी थीं। बस इंतजार था एक चिंगारी का। और वो चिंगारी कहाँ से आई? एक नए हथियार से। नाम था पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे एक मामूली सा तकनीकी अपग्रेड इस महाविद्रोह की वजह बन गया। हुआ ये कि एक अफवाह फैली, और ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि इस राइफल के जो नए कारतूस हैं, उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। बस फिर क्या था? मंगल पांडे के हमले से जो चिंगारी उठी, वो मेरठ में एक शोला बन गई और दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसने पूरे साम्राज्य को अपनी आग की लपटों में ले ली। दिल्ली पर कब्जे के साथ ही ये विद्रोह की आग पूरे उत्तरी भारत में फैल गई। जगह जगह से स्थानीय नेता ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए। और ये समझना जरूरी है कि ये विद्रोह किसी एक जगह से कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये तो कई अलग अलग विद्रोहों का एक संगम था। हर जगह अपना एक हीरो था, एक नेता था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, तो कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। हर किसी की अपनी लड़ाई थी, पर मकसद एक था। इन नेताओं का जज्बा ऐसा था, खासकर रानी लक्ष्मीबाई का, कि उनके दुश्मन भी उनकी बहादुरी का लोहा मानते थे। जनरल ह्यू रोज का ये कहना अपने आप में बहुत कुछ बताता है। इतनी शुरुआती कामयाबियों के बाद भी ये विद्रोह आखिर दबा क्यों दिया गया, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर? इसकी कुछ बहुत अहम वजहें थी। शायद सबसे बड़ी कमजोरी थी एकता की कमी। आप देखिए, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, या फिर इस पूरी लड़ाई से एकदम अलग थलग था। विद्रोह पूरे देश में नहीं फैल पाया।
तो चलिए इन वजहों को एक एक करके देखते हैं कि ये इतना बड़ा आंदोलन आखिर फेल क्यों हुआ। पहली बात, कोई एक मजबूत लीडर नहीं था जो सबको साथ लेकर चल सके। दूसरी, जो पढ़ा लिखा तबका था उसने इससे दूरी बनाए रखी। और शायद सबसे बड़ी बात, विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए कोई साफ विजन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर संगठन, आधुनिक हथियार और एक ही लक्ष्य था, अपनी सत्ता बचाना। हाँ, ये विद्रोह फेल हो गया, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कह सकते हैं कि ये एक युग का अंत था और एक नए, बिल्कुल अलग युग की शुरुआत। तो सबसे बड़ा और सीधा असर क्या हुआ? सत्ता का ट्रांसफर। अब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक व्यापारिक कंपनी के हाथ में नहीं था, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन था। और इसके साथ ही राज करने का तरीका, उनके लक्ष्य, उनकी नीतियां, सब कुछ बदल गए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह से एक और बड़ा सबक सीखा था। उन्हें समझ आ गया था कि भारतीय सेना एक दो-धारी तलवार है। इसलिए उन्होंने फौरन सेना का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। भारतीय सैनिकों के मुकाबले यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा कोई विद्रोह न हो सके। और फिर आई 1858 की महारानी की घोषणा। इसमें वादा किया गया कि अब अंग्रेज भारतीय रजवाड़ों पर कब्जा नहीं करेंगे और उनके अधिकारों का सम्मान करेंगे। ये असल में बचे हुए शासकों की वफादारी खरीदने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी चाल थी। तो सवाल ये उठता है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ एक नाकाम कोशिश थी, या फिर ये उस क्रांति की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर भारत की आज़ादी की नींव रखी। भले ही उस वक्त इसे कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारतीय लोगों के जहन पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के बीज बो दिए थे।